तो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग रियल गैसेस की स्टडी करेंगे। तो अगर हमने एक गिवन टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ बनाया फॉर एन आइडियल गैस एज वेल एज फॉर अ रियल गैस, तो आइडियल गैस का बिहेवियर तो हमें पता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयस-स्टॉक की तरह रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। रियल गैस को भी अगर हम वैल्यूज पुट करके प्लॉट करें तो उसका ग्राफ जैसे मैंने बनाया, इट इज लुक लाइक दैट। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस। अब अगर इस ग्राफ को ध्यान से नोटिस करो तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल गैसेस आइडियल गैस से थोड़ा तो डिविएट कर रही है। देयर आर पोजीशन जहाँ पे वो एक्जैक्टली सेम भी हो जा रही है और डेविएशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर इस प्लॉट को देख के स्टडी की जाए तो वी कैन रियलाइज कि रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा और प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू ईच अदर। बट वी ऑल नो कि इंडस्ट्री में जब हम रियल गैस और आइडियल गैस को अलग अलग स्टडी करते हैं तो वी रियलाइज कि रियल गैसेस बहुत सिग्निफिकेंटली डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से। तो इसका मतलब जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल रियल गैसेस। कुछ रियल गैसेस के लिए सर्टेन कंडीशंस में प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रही है, बट इन ऑल कंडीशंस इट इज नॉट फिट। तो इस पॉइंट को लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले पॉइंट में लिखो पीवी ग्राफ ऑफ रियल गैस इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। पीवी ग्राफ ऑफ रियल गैस इज नॉट सफिशिएंट। पीवी ग्राफ ऑफ रियल गैस is not sufficient. PV graph of real gas is not sufficient to understand the deviation of real gases from ideal behavior PV graph of real gases is not sufficient to understand the deviation of real gases from ideal behavior so to study the deviation सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। to study the deviation another mathematical parameter capital Z was introduced, known as compressibility factor, and it is defined as Z is equal to molar volume of real gas divided by molar volume of an ideal gas under given conditions of pressure and temperature. Molar volume of real gas upon molar volume of ideal gas at given pressure and temperature. तो एक गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में रियल गैस के मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम का अगर रेशियो लिख दिया जाए तो इसको हम लोग एक नया टर्म बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। और इस पैरामीटर की हेल्प से हम रियल गैसेस का आइडियल गैस के साथ डेविएशन स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने जो Vm लिखा है उसको समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम पर मोल। मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर मोल और वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो पर मोल में जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम लिखते हैं। एंड वी आर स्टडीइंग रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो रियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है और आइडियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो आ रहा है एक गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में, इसको मैथमेटिकली Z बोलते हैं। और इससे हम रियल गैसेस की स्टडी करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि रियल गैसेस का आइडियल गैसेस के साथ क्या डेविएशन है। तो हमने Z अगेंस्ट P ग्राफ के साथ इसकी स्टडी करी। When experimentally we plotted Z against P, then we noticed
कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस के साथ सिग्निफिकेंटली डिविएट करती हैं। तो आप देखो आइडियल गैस में तो आइडियल गैस इक्वेशन वर्कआउट करेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवीएम आइडियल इज इक्वल टू आरटी बन जाएगा, राइट। पीवीएम आइडियल इज आरटी। अब वीएम आइडियल की जगह हम लोग क्या सकते हैं, वीएम रियल बाई जेड। तो यहीं पे इक्वेशन को रिप्लेस करें तो पीवीएम रियल बाई जेड लिख सकते हैं, और यहाँ से रियल गैस इक्वेशन आ जाएगी पीवीएम रियल इक्वल टू जेड आर टी। और जेड जो है वो 1 नहीं होता, जेड 1 हो जाएगा तो ये आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। इस इक्वेशन, ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन आती है जो हम रियल गैसेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन विच विल यूज फॉर रियल गैसेस एंड हियर जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस ही हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी नंबर आएगा जेड का तो दैट इज रिफर्ड एज एन रियल गैस। तो पी वी रियल इज इक्वल टू जेड आर टी, ये हमारी आइडियल रियल गैस के लिए इक्वेशन होगी। अब अगर हमने जेड अगेंस्ट पी ग्राफ की स्टडी करें, if we plot z against p for different real gases, so it is been noticed that we are plotting z against p at a temperature of 273 Kelvin, that means 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें z इक्वल टू 1 लाइन तो देखो ये आपकी आइडियल गैस होगी। दिस इज z इक्वल टू 1 आइडियल गैस। अब इसमें टिपिकली रियल गैसेस की अगर डायग्राम देखी जाए तो रियल गैसेस ऐसे डिविएट करते हैं। यहाँ से आप सिग्निफिकेंटली देख सकते हो, ये पहले नेगेटिव डेविएशन है फिर पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है। ये किसी भी टिपिकल रियल गैस का बिहेवियर होता है। सो दिस इज अ बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो आप देखो इस ग्राफ को देख के रियलाइज हो रहा है कि रियल गैसेज आइडियल बिहेवियर से सिग्निफिकेंटली डेविएट कर रही है, ठीक है। और एट द सेम टाइम यहीं पे अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम के प्लॉट देखते हैं तो दे लुक लाइक दिस। if this graph we'll check, this is for gases like hydrogen and helium। अभी एक्सप्लेन करेंगे ऐसा ग्राफ क्यों होता है, बट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। दिस इज फॉर हाइड्रोजन और हीलियम, उनके बिहेवियर इस तरीके के आएंगे। एंड दिस इज एन प्योर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, जिसको अगर हम पीवी से भी इंटरप्रेट करेंगे तो सेम रिजल्ट्स मैच करेंगे। बट इस ग्राफ से क्लियरली समझ आ रहा है कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस सिग्निफिकेंटली डिविएट करती हैं, और इससे हमें ये रियलाइज हुआ कि अब हमें रियल गैसेस की सेपरेट स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो Z वर्सेस P ग्राफ, जहाँ पे Z पीवीएम बाई आर टी है और Vm जो है वो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है। तो जब हम इस ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं या ग्राफ को नोटिस कर रहे हैं, तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। सो वी नोटिस दैट रियल गैसेस में सिग्निफिकेंट डेविएशन आइडियल बिहेवियर से, एंड डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ अ रियल गैस इक्वेशन। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले एक साइंटिस्ट इनकॉर्पोरेट हुए। करेंट टाइम में हमारे पास रियल गैसेस की बहुत सारी इक्वेशंस नोन है, बट उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल इक्वेशन है या जो हमारे कोर्स में है, दैट इज वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। वॉन डर वाल ने सबसे मेजर स्टडीज कर रखी है रियल गैसेस के केस में, ऑल्दो वो इस ग्राफ के पूरे पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस पोर्शन एक्सप्लेन करता है, और सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन वही है, और हमारे कोर्स में भी वही है, तो मेजरली उसी की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आगे ऐड कर लीजिए। देखो फ्रॉम द प्लॉट ऑफ Z वर्सेस P, from the plot of Z versus P, from the plot of Z versus P, deviation of real gases from ideal behavior is significantly known. From the plot of Z versus P, ऐसे लिखो, from the plot of Z versus P, it can be noticed that real gases shows significant deviation from ideal behavior, hence there arises a need of real gas equation.
Hence there arises a need of real gas equation. और जो सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन है दैट इज वॉन टू वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो अगला टाइटल लिखिए वॉन टू वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. वॉन टू वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. ये रियल गैस की सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल इक्वेशन है. ऑल्दो और भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन नोन है, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन. और हमारे कोर्स में भी इसी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो हम इसी को स्टडी करेंगे. तो अगला टाइटल लिखिए वॉन टू वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. तो वॉन टू वॉल ने देखो सबसे पहले ये नोटिस करा कि आइडियल गैस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो रियल गैस पे फिट नहीं हो रही है. तो उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को नोटिस करा वन बाय वन. तो आप फटाफट चेक करते जाओ. पहले केस में लिखा ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ शेप साइज एंड मास. ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है. रियल गैस में भी ये चीज वर्कआउट कर जाएगी थोड़े बहुत डेविएशन के साथ, तो उससे इतना डेविएशन नहीं आना चाहिए था. दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो ये बात तब तक तो ठीक है जब तक कंटेनर का साइज बहुत बड़ा हो और गैसेस मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा हो. बट जैसे जैसे आप कंटेनर छोटा करते जाओगे ये डेविएशन बढ़ता जाएगा. इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रियल गैस पे फिट नहीं होगी या कहीं हद तक इससे वजह से स्ट्रॉन्ग डेविएशन आएगा. तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हाईलाइट कर लेनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी ऐसी है जो रियल गैसेस के केस में फिट नहीं होगी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से डेविएशन आ रहा है. तो वॉन टू वॉल ने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी नोटिस करी. तो अभी इस प्रॉपर्टी को हम लोग वहीं पे हाईलाइट करेंगे. वॉन टू वॉल ने इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले फोकस किया. उसके बाद गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली, they collide with each other as well as with the wall of the container and the collisions are perfectly elastic. ये भी रियल गैस के केस में काम कर जाएगा. Pressure of the gases due to the collision of the gaseous molecules with the wall of the container and the time spent during the collision is decreased stall. ये भी ठीक चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है. अगले केस में देखो लिखा मूवमेंट ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो. यानी कि ये पोस्टुलेट भी ऐसी है जो रियल गैस में फिट नहीं होगी, क्योंकि हर रियल गैस के अंदर कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर होते हैं. दे कांट बी जीरो. यानी ये पोस्टुलेट भी ऐसी है जो रियल गैस में डेविएट करेगी. ऑल मूवमेंट्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स फॉलोज न्यूटन्स लॉ. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. When the gases is left for sufficient time, it comes to a steady state. The densities and the distribution of molecules for different velocities and are independent of position, direction and time. ये भी काफी हद तक फिट हो जाएगा. इसका मतलब पोस्टुलेट नंबर 2 और पोस्टुलेट नंबर 5 ये दो ऐसी पोस्टुलेट है आइडियल गैस की जो रियल गैसेस पे फिट नहीं होगी. तो वॉन टू वॉल ने इन्हीं दोनों पोस्टुलेट की वजह से जो करेक्शंस हो सकते थे उन करेक्शंस को आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करा और फाइनली रियल गैस इक्वेशन अचीव कर ली. सो व्हाट ही हैज डन, आइडियल गैस इक्वेशन में वो मॉडिफिकेशंस कर दिए जो इन पोस्टुलेट्स की वजह से डेविएट करेंगे, तो उससे हमारी नई रियल गैस इक्वेशन अचीव हो गई. अब ध्यान से देखो तो पहली पोस्टुलेट जो है उसमें वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व है, तो वॉन टू वॉल ने बोला वॉल्यूम करेक्शन करेंगे. और दूसरी वाली पोस्टुलेट में प्रेशर का फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर चेंज होंगे तो उससे गैसेस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से किस स्पीड से कोलाइड करेगा वो चीज़ वेरी कर जाएगी, क्योंकि पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्शन लग गया, तो उसने इसी वजह से प्रेशर में करेक्शन कर दिया. तो वॉन टू वॉल ने दो मेजर करेक्शन अप्लाई करे, एक वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर और एक प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को फाइनली एक रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. ओके तो देखो रियल गैस की स्टडी करने के लिए आइडियल गैस की दो मेजर पोस्टुलेट्स जो रियल गैस में फिट नहीं हो रही है. सबसे पहली पोस्टुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इन दोनों पोस्टुलेट्स की वजह से आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैस में फिट नहीं हो रही थी. तो ये चीज आगे नोट कर लीजिए. Above two postulates of ideal gas are not fit for real gases, and because of this, significant deviation was observed in real gases from ideal behavior. Hence, Van der Waals made two corrections in ideal gas equation to achieve real gas equation. First correction is volume correction. Second correction is pressure correction. Volume correction is because of postulate A, and pressure correction is because of postulate B. तो दो पोस्टुलेट्स हैं, उन दोनों पोस्टुलेट्स को एडिट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन किए वॉन डर वाल ने, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन. वॉल्यूम करेक्शन करस्पॉन्डिंग टू पोस्टुलेट ए, प्रेशर करेक्शन करस्पॉन्डिंग टू पोस्टुलेट बी. तो सबसे पहले आप फैक्टर लिखेंगे वॉल्यूम करेक्शन. तो वॉल्यूम करेक्शन का रीजन क्या है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट साइज. तो पहले पॉइंट में लिखो दिस करेक्शन इज ड्यू टू
This correction is needed due to finite size of real gas molecule. Needed due to finite size of real gas molecules. Finite size of real gas molecules. ठीक है, तो अब देखो अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर जिसमें रियल गैस फिल है उसको V मान लें अगर, सो लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, let volume of container in which real gas is filled is V. तो जिस कंटेनर में गैस रियल गैस फिल करी है उसका वॉल्यूम V है हमारे लिए। अब हमें चेक करना है कि वॉल्यूम में क्या करेक्शन किया जाए कि हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन में फिट कर पाए। तो देखो क्या करा, प्रोसेस को जरा समझना है। पहले ये समझना है कि आइडियल गैस के वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। अगर आप ये बात समझ जाओगे तो फिर आगे की चीज़ इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है जब वो रैंडमली मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है। मतलब जब वो मूव कर रहा था तो बीच में आने वाले गैसेस मॉलिक्यूल्स उसको कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं। मतलब व्हेन इट इज मूविंग फ्रीली, उसको लग रहा है कि पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी जो है वो फ्री है। मतलब वो एक एंड से चलना शुरू हो रहा है तो दूसरे एंड तक कंटेनर तक पहुंच पा रहा है, उसको बीच में कहीं भी इंटरप्शन नहीं मिल रहा है। सो इसका मतलब रियल गैस का जो केस होगा उसमें क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स का अपना फाइनाइट साइज है, तो एक गैसेस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को दूसरा गैसेस मॉलिक्यूल क्या देगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा या उसके स्पेस कम करेगा। तो इसका मतलब अगर हम रियल गैस के केस में वो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो गैसेस मॉलिक्यूल के फ्री मूवमेंट के लिए अलाउड नहीं है, तो हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगा जिसमें रियल गैसेस फ्रीली मूव कर पा रही हैं। देन हम उसे आइडियल गैस के इक्वेशन से रिप्लेस कर पाएंगे या आइडियल गैस की इक्वेशन में रिप्लेस कर पाएंगे, तो वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल 1 को मॉलिक्यूल 2 के साथ चेक करा। तो जब तक मॉलिक्यूल 1 का सेंटर जिस पोजीशन पे वहां पे फिक्स्ड है तब तक मॉलिक्यूल 2 का सेंटर जो ये बड़ा वाला स्फीयर है ना इसके अंदर नहीं आ सकता। तो अगर मॉलिक्यूल 1 की रेडियस r है, मॉलिक्यूल 2 की रेडियस भी r है, तो जो ये 2r का सर्कल है ना, या 2r का स्फीयर है, बेसिकली सर्कल बोलना ठीक नहीं है, तो ये 2r रेडियस का जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर मॉलिक्यूल नंबर 2 का सेंटर कभी एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रेजिड होते हैं, कॉम्प्रेस तो होंगे नहीं, मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस नहीं होता, गैस कॉम्प्रेस होती है। तो मॉलिक्यूल 2 जब 1 को अप्रोच करेगा तो मॉलिक्यूल 1 जिस पोजीशन पे है वहां पे अगर वो प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल 2 कभी भी इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो मॉलिक्यूल 1 की वजह से मॉलिक्यूल 2 के लिए कितना वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब। और इतना ही वॉल्यूम अगर 2 को फिक्स मानते हो 1 का मूवमेंट लें तो 1 के लिए भी सेम वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसका मतलब अगर हम पर मॉलिक्यूल वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड चेक करें तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर इंटू 2 क्यूब। तो आप देखो इस चीज को मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल 1 फॉर 2, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई 2r होल क्यूब। जब तक मॉलिक्यूल 1 का सेंटर जहां मैंने दिखाया वहां फिक्स्ड है तब तक मॉलिक्यूल 2 का सेंटर उस बड़े वाले स्फीयर के अंदर नहीं आ सकता, उसके बाहर ही रहेगा हमेशा। तो मॉलिक्यूल 1 की वजह से 2 के लिए जो वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड है वो 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब हो गया। अब अगर 2 की वजह से 1 के लिए चेक करो तो भी सेम वॉल्यूम ही रिस्ट्रिक्टेड है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। तो अब इसी चीज को हम लोग फिर से लिखें तो वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल 2 फॉर मॉलिक्यूल 1, तो भी सेम वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसका मतलब पर मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसका हाफ।
ठीक है। तो अब अगले केस में अगर हम यही चीज़ लिखें, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इसका हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो हमने वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल 1 की वजह से 2 के लिए जितना रिस्ट्रिक्ट था दैट इज 4/3 बाई 2r3, सेम वॉल्यूम 2 की वजह से 1 के लिए हुआ। तो रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम या वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट पर मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे तो हाफ ऑफ द गिवन वैल्यू हो जाएगी 4/3 बाई 2r3। और अगर इसी को पर मोल निकालेंगे तो अवेगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ इंटू 4/3 पाई 2r3 इंटू Na हो गया। सो दिस इज द वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट पर मोल। तो एक मोल के लिए जो वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट होता है उसी को वॉन टू वॉन ने टेक्निकल टर्म में लिखा है स्मॉल बी, और स्मॉल बी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम पर मोल। और अगर इसको सॉल्व करके हम लिखें तो बी की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 4/3 पाई r³ इंटू Na, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम है एक्चुअली में उसका 4 टाइम्स रिस्ट्रिक्टेड है। एक मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम है एक्चुअली में उसका 4 टाइम्स रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अपना n मोल ऑफ गैस के लिए करेक्शन लिखें तो यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कितना हो गया -NB, क्योंकि जितना वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट है वो हम एक्चुअल वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक मोल के लिए वॉल्यूम B है, तो n मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा NB। ये वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है फ्री मूवमेंट के लिए, तो जो वॉल्यूम बचा फ्री मूवमेंट के लिए वो कितना हो गया V माइनस NB। तो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कितना बना -NB। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, ये हो जाएगा V माइनस NB। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, ये वैल्यू आ गई V माइनस NB। और इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये पहला करेक्शन फैक्टर अप्लाई हो गया V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन रियल गैस पे काम करने लगेगी अगर केवल एक करेक्शन अप्लाई करना हो, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है। तो अगला टर्म लिखेंगे प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर हमारा किस वजह से आ रहा है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स की वजह के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन जीरो हैं। तो इस पॉइंट को लिखिए, दिस करेक्शन इज नीडेड, this correction is needed due to this correction is needed due to non-zero intermolecular forces of real gases, non-zero intermolecular forces of real gases. This correction is needed due to non-zero intermolecular forces of real gases. ठीक है। तो अब चूंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो क्या होगा कि प्रेशर ऑफ द गैस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये पॉइंट भी लिख लो, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू collision of gaseous molecule on wall of container, on wall of container। तो अब जितनी ज्यादा स्पीड से कोलाइड करेगा, मोमेंटम चेंज उतना ज्यादा आएगा, प्रेशर उतना ज्यादा आएगा। अब रियल गैस के केस में क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, तो जैसे ही कोई मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर पे कोलाइड करने वाला है, वैसे ही पीछे के मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट कर लिया। अब जब पीछे के मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट करा तो क्या होगा, उसके प्रेशर में डिक्रीज नोटिस आएगा। तो प्रेशर में जो डिक्रीज नोटिस आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये अगला टर्म लिख लेना अपने को। अगले केस में लिखो डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रियल गैस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेक करेंगे, तो जो डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू n/v। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो जितने ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा काम करेगा, तो प्रेशर में डिक्रीज उतना ज्यादा आएगा। सो दिस डिक्रीज इज n/v टाइम्स n/v।
और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लाएंगे तो इक्वलिटी में ए लगाया। ए एक कांस्टेंट है जो रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है। अब इसकी बाकी सिग्निफिकेंस नेक्स्ट लेवल पे सिखाऊंगा। सो ए जो है वो रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, कांस्टेंट है। सो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बना, तो जिसकी वजह से हमारा प्रेशर करेक्शन फैक्टर जो है वो प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब अगर सर n नंबर ऑफ मोल्स है। प्रेशर करेक्शन फैक्टर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ गया, तो हमारी जो वॉन डेर वाल इक्वेशन बनी है, अब यहाँ से देखो वॉन डेर वाल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, दोनों करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दिया हमने। तो ये इक्वेशन हो गई पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को बोला जाता है वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। ये आपको फाइनल इक्वेशन याद रखनी है। एन मोल ऑफ गैस के लिए दिस इज द इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे ए एंड बी को वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ए एंड बी आर वॉन डेर वाल गैस कॉन्स्टेंट्स, वॉन डेर वाल गैस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आप देखो इस इक्वेशन में क्या करें हम कि v बाई एन को नया टर्म v मोलर वॉल्यूम से रिप्लेस कर दें। तो अगर हम यहाँ पे एक टर्म लिखें vm, जिसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, vm इज मोलर वॉल्यूम, उसको रिप्लेस करके लिखना है v बाई एन। तो जो भी एक्सप्रेशन है उसमें v बाई एन की जगह हम vm रिप्लेस कर दें तो हमारी पूरी इक्वेशन बन जाएगी p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी equal to RT. So this form of equation we'll use for different analysis of van der Waal equation. अगर आपसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा van der Waal equation बताओ तो कोशिश करनी है जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी वो लिखो। लेकिन अगर हम van der Waal equation की एनालिसिस करेंगे तो we'll do with this equation। इसमें P जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है, V मोलर वॉल्यूम हो गया, R और D आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, A एंड B van der Waal कांस्टेंट है। अब समझना है कि A और B का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगला टाइटल लिखे सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B। चलो तो इसमें लिखो सबसे पहले ए और बी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन के लिए, अदरवाइज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट्स। पहले पॉइंट पे यही लिखना है, ए एंड बी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स। ए एंड बी आर टेम्परेचर independent constants. A and B are temperature independent constants for van der Waal equation. For van der Waal equation, else they are temperature dependent. मतलब जब A और B की वैल्यू को van der Waal equation में प्लेस करेंगे तो इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। else they are temperature dependent. else they are temperature dependent. अगर इंडिविजुअली बात करी जाए तो B जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। तो उसकी वैल्यू आती है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। और अगर इसकी यूनिट लिखोगे आप तो इट विल बी मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ बी विल राइट इट इज मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, दूसरा टर्म लिखना है ए। तो ए मैंने पहले ही बताया रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ ए होगी उतने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे। यहाँ पे लिखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, greater the value of A, more is the intermolecular forces. और यूनिट ऑफ ए अगर रिपोर्ट करेंगे
तो ये वैल्यू आएगी न्यूटन मीटर पावर 4 मोल स्क्वायर, या फिर अगर एसआई के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी केजी मीटर पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर मोल स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो गई।